जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 2 में। और मैं आपको चैप्टर का नाम पहले ही बता चुका हूं, सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 3 है और इसमें जो है कि मैंने पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पिछले क्लासेस में बतलाया था और साथ ही साथ मैंने ये भी बतलाया था कि सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस कहते किसे हैं और इन सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्या क्या मेथड्स होता है। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में आपने बहुत सारे मेथड्स सीख रखे हैं, है ना। 2 वेरिएबल्स और 2 इक्वेशन, 2 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल्स का जो है कि आपने जो है कि वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना सीखा था एक्स और वाई का। कहाँ पर? तो क्लास 10th में, ठीक है ना, जिसको आप लोग जो है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण भी कहा करते थे, ठीक है। इसके बाद फिर जो है कि आप क्लास 12th में आए। क्लास 12th में आपने 3 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना सीखा, यानी कि 3 वेरिएबल्स होते हैं इसमें और 3 इक्वेशंस होते हैं। किस मेथड से सीखा आपने? एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने, तो डिटर्मिनेंट मेथड या फिर मैट्रिक्स मेथड से सीखा। ये तो हुआ। अब मैं कहूँ कि चलिए ठीक है, अब n इक्वेशंस रहे। देखिए 1 2 नहीं या 3 नहीं, है ना, 2 या 3 नहीं या 4 नहीं, बल्कि अब यहाँ पर आपका रहेगा n वेरिएबल्स और n इक्वेशंस। मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स n रहेंगे, है ना, x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक, और नंबर ऑफ जो है कि इक्वेशंस भी n रहेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे इक्वेशंस रहेंगे। तब उस केस में x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक का जो वैल्यू है आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए मैंने कुछ मेथड्स लिखवाया था आपको। न्यूमेरिकल मेथड के बारे में मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था, ठीक है ना। तो जनरली अभी तक आप जो है कि सॉल्व करते आ रहे हैं वो किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं? एनालिटिकल मेथड से। आपने जो है कि द्विघात 2 चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, मतलब पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया था? सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड से, और तीसरा जो है कि वज्र गुणनफल विधि जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं, जो कि आपने क्लास 10th में सीख रखा है, क्या बच्चों, है ना। और क्लास 12th में तो आपने सीखा ही था मैट्रिक्स मेथड और डिटर्मिनेंट मेथड से, जिसको कैमर्स रूल भी कहते हैं। तो इन सब चीजों से आप जो है कि अवगत है, जानकारी है आपको। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं n वेरिएबल्स और n इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका। अभी तक आपने जो भी रूल सीखा है वो सभी के सभी जो है कि एनालिटिकल रूल है, ठीक है ना, एनालिटिकल मेथड्स है। और अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ये है न्यूमेरिकल मेथड यानी कि न्यूमेरिकल रूल्स पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज या आंसर्स आपको अप्रॉक्स में आएंगी, ठीक है ना। तो उसमें मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि न्यूमेरिकल मेथड भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो डायरेक्ट मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जो है कि आपका 4 रूल आते हैं। पहला जो है कि मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट, फिर आता है मेथड ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट जिसको कैमर्स रूल कहते हैं, जिसको आपने क्लास 12 में पढ़ चुका है, फिर मेथड ऑफ सॉल्यूशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जिसको आपने क्लास 12 में पढ़ चुका है, और ये 6 नंबर का आपका एग्जाम में आता भी था, आपको याद होगा, ठीक है ना। क्या करते थे? ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख लेते थे और इसके बाद फिर हम लोग चेक करते थे डिटर्मिनेंट a का वैल्यू 0 है या नहीं। जब 0 नहीं होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करता था। फिर x इक्वल टू a इनवर्स b निकाल करके हम लोग x y z जो वैल्यू होता था उसका वैल्यू निकालते थे, आपको याद होगा। और इसके बाद फिर क्या है, अगर ये सब चीज़ आप भूल रहे हैं तो बाबू ये सब आपका काम है, आप क्लास 12 थोड़ा सा रिविजन कीजिए, ठीक है। और एक बात, खैर ये क्लास 12 का एक भी टॉपिक यहाँ से आने वाला नहीं है, याद रखिएगा, सेमेस्टर 4 में नहीं आएगा। मतलब पहला जो है जैसे कि डायरेक्ट मेथड में 2 टॉपिक है वो नहीं आएगा, तो उसको मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं क्योंकि वो आपने क्लास 12 में पढ़ चुका है। मैं जो है कि 3rd मेथड पढ़ाऊंगा और 4th मेथड पढ़ाऊंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि डायरेक्ट मेथड में 2 मेथड बचा हुआ है उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट मेथड में दोनों मेथड पढ़ाना पड़ेगा, जैकोबिस इटरेटिव मेथड और गॉस सीडल मेथड। और डायरेक्ट मेथड में आपको 2 मेथड पढ़ाना पड़ेगा, गॉसेस एलिमिनेशन एंड बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, और चौथा गॉसेस जॉर्डन मेथड, ठीक है। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले गॉसेस एलिमिनेशन मेथड। और ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड है, न्यूमेरिकल मेथड का ही ये जो है कि पहला टाइप है डायरेक्ट मेथड का, जो है कि गॉसेस एलिमिनेशन एंड बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड है। और इसके मदद से हम लोग जो है कि क्या निकालेंगे? एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे, या फिर कह सकते हैं x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक का वैल्यू निकालेंगे। और इसमें जो है कि एक ही स्टेप में, मात्र एक ही स्टेप में, बार बार जो है कि रिपीट नहीं करना पड़ेगा, जैसे हम लोग बाइसेक्शन मेथड में करते थे, तो बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा, एक ही स्टेप में, एक ही मतलब कि प्रोसेस में जो है कि हम लोग का इसका आंसर ले आना है। लेकिन जब आपको मैं इटरेटिव मेथड पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों,
इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। न्यूमेरिकल मेथड में भी एक और टाइप है, ठीक है ना, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड, जिसको इटरेटिव मेथड कहते हैं। इटरेटिव मेथड में जैकोबीज इटरेटिव मेथड्स पढ़ाऊंगा, जब गॉस सीडल मेथड पढ़ाऊंगा तो इसमें आपको क्या करना होगा, जो है कि इटरेटिव करना पड़ेगा, 2 बार 3 बार जो है कि प्रोसेस को करना पड़ेगा और फिर आपका जो है कि आंसर्स अप्रॉक्स में आएगा। क्लियर है, तो वो मैं बताऊंगा उस केस में। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं गॉस एलिमिनेशन एंड बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है, डिस्कस गॉसेस एलिमिनेशन मेथड, ऐसा बोल देता है। तो देखिए, इसको समझने से पहले आप ऐसा समझिए क्या होता है एलिमिनेशन का मतलब। क्या होता है, वेरिएबल्स को हटाना। क्या होता है, वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना, ठीक है। देखिए, इस प्रकार के 3 इक्वेशंस दिया रहेगा। अब जरूरी नहीं कि यही दिया रहेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मान के चलिए ये इक्वेशन से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर करते क्या है, गॉसेस एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है। तो देखिए, जो भी मेथड मैं पढ़ाऊंगा वहां पर मेन मेरा मकसद क्या होगा, वेरिएबल्स के वैल्यू को फाइंड आउट करना। क्या बोला मैंने, वेरिएबल्स के वैल्यू को फाइंड आउट करना, एक्स वाई जेड के वैल्यूज को फाइंड आउट करना, या फिर x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक का वैल्यू को फाइंड आउट करना। हम लोग का यही मकसद रहेगा, यही मोटो रहेगा। मकसद समझ में आ गया। चलिए अब काम को इंतकाम देते हैं। देखिए 2x + 3y - 5z = 7 है इक्वेशन नंबर 1। फिर देखिए 3x + 5y - z = 2, ये समीकरण नंबर 2 यानी कि इक्वेशन नंबर 2। 7x + 2y - 9z = 3। आप देख सकते हैं 3 इक्वेशंस है और 3 वेरिएबल्स है, 3 अननोन्स है। यहाँ पर अननोन्स का मतलब जिसको हम लोग जानते नहीं है, एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पर जानकारी हम लोग का नहीं है, तो यहाँ पर निकालना है। तो कैसे निकालते थे, आपको याद होगा क्लास 12th में, उसी मेथड को यहाँ पर भी थोड़ा बहुत लगाएंगे। देखिए ax = b के फॉर्म में चीजों को लिख लेते थे, है ना। इस इक्वेशंस को, जो लीनियर पेयर इक्वेशंस है 3 वेरिएबल्स और 3 इक्वेशंस में, तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख लेते थे, ax = b। a क्या होता था, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता था, x वेरिएबल मैट्रिक्स होता था और b क्या होता था, कांस्टेंट मैट्रिक्स होता था। इसके बाद हम लोग का क्या काम होता था, सुनिए बढ़िया से, क्या करते थे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में क्या करते थे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में जो करते थे वो आपका इधर कांस्टेंट मैट्रिक्स में भी वर्क हो जाता था। देखिए क्या क्या करते थे। सबसे पहले हम लोग करते थे, अच्छा और एक बात, ये तो समझ गए। और एक बात, यहाँ पर जो है कि ये जो सिस्टम है ना, इसको हम लोग बदलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। क्या मैंने बोला, इसको बदलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बदलेंगे। देखिए दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। इस फॉर्म में हम लोग इसको बदलेंगे और बाकी बात, इसके नीचे वाले जितने पोर्शन होगा वो सारा का सारा 0 देगा। क्या देगा, अंडा देगा, ठीक है ना। और देखिए ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो रहेंगे और इधर वाले एलिमेंट भी नॉन जीरो रहेंगे। इसके नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी के सभी क्या रहेंगे, जीरोस देंगे, ठीक है ना। अभी पहला हम लोग का जो मकसद क्या होता था, याद कीजिए, जो रॉ 1 कॉलम 1 में, जो रॉ 1 कॉलम 1 में है यानी कि 2 है, तो इसको हम लोग को क्या करना होता था, 1 करना होता था। और याद रखिएगा रॉ 1 कॉलम 1 में जो है कि वो 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको 1 करते थे। और इसी के मदद से हम लोग अगला, जैसे कि इसको 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ये -5/2 हो जाएगा। फिर इसी 1 के मदद से हम लोग इस 3 को, मतलब रॉ 1 कॉलम 2 में जो बैठा हुआ विराजमान जो एलिमेंट है उसको फिर 0 करते थे। फिर इसी 1 के बदले ये जो रॉ 1 कॉलम 1 में जो 1 आएगा, उसी 1 के मदद से फिर हम लोग 7 को एलिमिनेट करते थे। मतलब जो रॉ 3 और कॉलम 1 में विराजमान है उस एलिमेंट को हम लोग चेंज करते थे 0 में। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, फिर ये तो 0 हो गया होगा, 3 के जगह पर जो था वो 0 तो हो गया होगा। अब 5 को हम लोग 1 में कन्वर्ट करते थे। 5 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे और फिर इसी 1 के मदद से नीचे वाले 2 को 0 कर देते थे। याद है, ये सब प्रोसेस किए होंगे ना। तो इसके बाद ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता था और इसके बाद फिर हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ाते थे, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस था। तो यहाँ पर भी वही काम करने वाले हैं बाबू, ठीक ना। यहाँ पर भी वही सेम काम करेंगे और कैसे कैसे क्या होगा जब मैं क्वेश्चंस लूंगा तो आपको समझ में आएगा। और एक बात, ये जरूरी नहीं है जो मेरा 5 है, यानी कि रॉ 2 कॉलम 3 में जो एलिमेंट है 5 है, वो जरूरी नहीं है कि मेरा 1 ही हो। मैं अगर मान लीजिए ये जो 3 है, इस 3 के मदद से भी मेरा जो 2 है अगर 0 हो जाता है तो वहीं पर शॉर्टकट भी अपना लेते थे, ठीक है। हालांकि मैं जो बोल रहा हूं तो आपको क्लियर समझ में नहीं भी आ रहा हो सकता है ना, अगर आपका 12 क्लियर नहीं है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं बाबू, आपको इस बात पर घबराना नहीं है।
जब मैं क्वेश्चंस दूंगा ना तो हर एक चीज़ को बता दूंगा। अभी यहाँ पर ये सब इसीलिए डील किया ताकि आपको ये थ्योरम समझ में आए, क्योंकि यही चीज़ आपको एग्जाम में लिखने आ जाता है। मतलब देखिए इससे क्वेश्चन तो आता ही है और साथ में ये भी चीज़ आ जाता है कि बताइए डिस्कस कीजिए गॉसेस एलिमिनेशन मेथड कहता क्या है। तो गॉसेस एलिमिनेशन मेथड में कहता ये है कि सिस्टम ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशंस को Ax = b के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करने के बाद जो है कि अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करते हैं और जो है कि A11 में जो विराजमान एलिमेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, इसी प्रकार से पूरा लिख देंगे, है ना। आइए देखिए गॉसेस एलिमिनेशन, जब देखिए क्वेश्चन बताएंगे ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये अभी थ्योरम टाइप का है। तो गॉसेस, तो जिन बच्चों को अगर ये चीज समझ में नहीं आए, लेकिन मुझे बिलीव है कि ये आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो अगर नहीं समझ में आए तो फिर क्वेश्चंस को पहले देख लीजिएगा फिर यहां पर आइएगा, है ना। तो देखिए गॉसेस एलिमिनेशन टेल अस, गॉसेस एलिमिनेशन हमको क्या बताता है? बताता है कि दी वेरिएबल्स फ्रॉम ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशंस है, इसमें जो वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, है ना, वन एलिमिनेटेड, मतलब इसको एक के बाद एक एलिमिनेट करते हैं, वन एलिमिनेटेड सक्सेसिवली, मतलब क्रमागत अनुसार। सबसे पहले तो क्या करते हैं, सेकेंड रो में जो मेरा एलिमेंट है, सेकेंड रो और कॉलम 1 में जो 3 है उसको एलिमिनेट करते हैं, वहां से x को हटा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है 3x है ना जी, इस यहाँ पर से जो है कि x को पहली बात तो हटा देते हैं। सुनिए बढ़िया से, एक के बाद एक को हटाएंगे, एक के बाद एक को हटाएंगे। तो सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले तो हम लोग 3x को हटा देते हैं, मतलब x वेरिएबल को ही हटा देते हैं, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम से 3x को ही हटा देते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर सक्सेसिवली कहा गया है, देखिए वन एलिमिनेटेड सक्सेसिवली एंड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज रिड्यूस्ड टू अपर ट्रायंगुलर सिस्टम। तो देखिए सबसे पहले 3x को हटाते हैं, उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग 7x को हटाते हैं और 2y को हटाते हैं। क्या बोला मैंने, पहले तो 3x को हटाते हैं, फिर 7x को, फिर 2y को हटाते हैं, ठीक है ना, मतलब सक्सेसिवली ट्रायंगल। और फिर क्या बन जाता है, अगर इस चीज को 0 कर देंगे बाबू, इस चीज को भी 0 कर देंगे और इस चीज को भी 0 कर देंगे, तो देखिए बन गया ना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बन गया कि नहीं बन गया। तो वही बोल रहा है, अगर इतना कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा किसमें, अपर ट्रायंगुलर सिस्टम में हो जाएगा, बाय विच, फिर इसके मदद से बाय विच द वेरिएबल कैन बी डिटरमाइंड बाय बैक सब्स्टिट्यूशन। और इसी के मदद से हम लोग बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पीछे से आगे क्या करेंगे बाबू, पीछे से आगे चलेंगे और हम लोग को एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे सर, कैसे मिल जाएगा, तो देखिए बाबू, देखिए यहाँ पर सिर्फ आपका क्या बचा, -9z बचा है, -9z बचा ना, और इधर 3 बचा। तो देखिए ये 0 कर दिए, ये 0 कर दिए, ये 0 कर दिए, तो -9z बराबर फिर आप लिख सकते हैं 3, लिख सकते हैं सर, एकदम लिख सकते हैं। तो फिर आप z बराबर क्या कीजिएगा बोलिए तो 3 बटा -9 हो जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 3 9, मतलब आपका आंसर आ जाएगा -1/3, है ना। z का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे और z का वैल्यू मेरा -1/3 निकल गया। अब इसके बाद फिर क्या कीजिएगा, देखिए इस चीज को माइंड में रख लीजिए, z का वैल्यू आपका -1/3 निकल गया। उसके बाद देखिए ये भी 0 हो चुका है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 5y - z = 2 बचेगा। क्या बचेगा, 5y - z = 2, समझे ना। और z का मान अभी आपका -1/5 आया है, तो फिर z का मान यहाँ पर -1/5 रख देंगे और यहाँ से y का मान निकल आएगा। इसके बाद z और y का मान आपको निकल जाएगा, तो फिर 2x + 3y - 5z = 7 कीजिएगा और वहाँ पर y का मान और z का मान सब्स्टिट्यूट कीजिएगा और x का मान निकल जाएगा। देख रहे कितना आसान है, लेकिन पीछे से आगे की ओर भागेंगे, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी कैसा, तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, गजब, है ना। तो सबसे पहले तो एलिमिनेट करना है, सबसे पहले एलिमिनेशन करना है, एक्स वाई को हटाना है ना, सक्सेसिवली। और अगर मान लीजिए x1 x2 x3 ... ऐसा बहुत सारा रहे, ठीक है ना, जैसे कि 3 यहाँ पर 3/3 का मैट्रिक्स बन रहा है, तो 2 वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है। अगर 4/4 का बनेगा तो उस समय 3 को एलिमिनेट करना, 3 वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना। फॉर एग्जांपल x1 x2 x3 x4 रहे तो यहाँ पर x1 x2 x3 को ही एलिमिनेट करना है। अगर मान लीजिए आपके पास 10/10 का मैट्रिक्स रहे तो उस केस में 9 एलिमेंट को, 9 वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर देना, हटा देना है सक्सेसिवली, नीचे ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है ना, ताकि वो अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो जाए, समझ रहे ना। तो यही प्रोसेस को यहाँ पर करना है बाबू, ठीक है, और कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फिर आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू आएगा और मजा आएगा फिर, है ना। फिर उसी वैल्यूज को हम लोग पुट करके देखेंगे इक्वेशन 1 में एक्स वाई जेड का कि 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर हम लोग सेकंड में पुट करके देखेंगे कि मेरा 2 आ रहा है कि नहीं। यही सब काम करने वाले, ठीक है।
successively and the system of linear equation is reduced to the upper triangular system by which the variables can be determined by back substitution से मदद से हम लोग निकालेंगे। This method describe as follows, आइए इस मेथड को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया जाता है उसको समझते हैं। Let us consider a system of linear equation, मान लीजिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इक्वल टू b के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। एज्यूम कर लीजिए कि डिटरमिनेंट a 0 नहीं है, यानी कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 0 नहीं है। बाबू अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को ही अगर आप 0 कर दीजिएगा तो 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 0 हो जाएगा, और इधर 0 हो जाएगा, इधर मान लीजिए नॉन 0 है तो फिर वो तो ट्रू नहीं होगा। या फिर अगर मान लीजिए 0 हो ही गया तो फिर एक्स वाई जेड कहाँ से निकालोगे, है ना। इसीलिए डिटरमिनेंट a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, तो देखिए इक्वेशन 1 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि n वेरिएबल्स है और n इक्वेशंस है, तो देखिए a11 x1 a12 x2 a13 x3 डॉट 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 ये पूरा लिख दिया, और इस चीज़ को मैंने पिछले क्लास में आपको समझा चुका था, ठीक है। तो ऐसा ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर हम लोग इसके बाद प्रोसेस लिखेंगे कि a11 मेरा 0 नहीं होना चाहिए, फिर आगे a21 को हम लोग 0 करना है ना। a11 के मदद से a11 को जब हम a11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और इसी 1 के मदद से फिर हम लोग जो है कि a21 को 0 करेंगे। ये सब चीज़ को आगे चलिए लिखते हैं, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों ये हमारा इक्वेशन 2 आ चुका है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग a11 को हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे। अच्छा सबसे पहली बात तो a11 आपका 0 नहीं होना चाहिए फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो देन डिवाइड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द सिस्टम 2 बाई a11, तो ये सिस्टम 2 है तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन जो है ये है, इसमें हम लोग a11 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये a11 यहाँ पर कट जाएगा, और देखिए a12 बाई a11 होगा तो यहाँ पर a22 का डैश होगा, कुछ नया वेरिएबल आएगा, कुछ नया कांस्टेंट आएगा। फिर देखिए a13 बाई a11 करेंगे तो फिर ये a23 का डैश आएगा, a13 का डैश आएगा, कुछ नया चीज़ आएगा। मतलब जब a13 को जब हम लोग a11 से डिवाइड करेंगे तो समझ रहे ना कुछ चेंजेस आएगा, v1 में भी चेंज आ जाएगा। और इसके बाद फिर इसी x ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, और इसी 1 के मदद से हम लोग इसके नेक्स्ट वाले पार्ट को जो है कि एलिमेंट को हम लोग 0 करेंगे, तो इसको 0 करेंगे, ठीक है ना। और जब इसको 0 करेंगे तो मतलब ऐसा करेंगे, देखिए यहाँ पर तो 1 आ चुका होगा, है ना, फर्स्ट कॉलम में, तो हम लोग को R2 में चेंज करना पड़ेगा। तो R2 में R2 को रहने देंगे, तो R2 में ऑलरेडी था क्या पहले से, तो R2 मेरा A21 x1 है, ठीक है ना। इसको घटाने के लिए हम लोग A21 को भी अलग से करेंगे, और साथ में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर R1 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। R1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि R2 में R2 को रहने दो भाई मेरे, और उसमें माइनस कीजिए A21 इंटू R1, तो R1 यहाँ पर मान लीजिए 1 है, ठीक है ना। तो R2 है क्या, R2 मेरा A21 x1 है, तो A21 और R1 क्या है, R1 है क्या, बोलिए R1 क्या है, R1 है मेरा x1। तो हम लोग समझिएगा A21 x1 माइनस A21, और यहाँ पर R1 के जगह पर x1 कर देंगे तो कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी वही 0 हो गया। फिर यही प्रोसेस को हम लोग सीरियल वाइज करते जाएंगे, ठीक है ना। लास्ट स्टेप का बात करें तो लास्ट स्टेप में मेरा क्या है, Rn है, क्या है, Rn है। तो Rn में Rn को रहने देंगे, और उसमें माइनस क्या करेंगे, an1, और इससे जस्ट पहले वाले को हम लोग इसमें माइनस कर देंगे। इससे जस्ट पहले वाला क्या होगा, Rn से पहले वाला क्या होगा, Rn से यहाँ पर ये Rn रॉ है तो उससे पहले वाला Rn माइनस 1 रॉ होगा, क्या होगा, Rn माइनस 1 होगा। तो यानी कि Rn है क्या, Rn मेरा an1 x1 है, और माइनस an1, और Rn माइनस 1 क्या होगा, जरूर x1 होगा। तो यहाँ पर x1 कर देंगे तो ये कट के 0 हो जाएगा, समझ रहे ना। तो यही प्रोसेस को अपनाना है, और सब में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएगा। देखिए सब में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएगा, तो वही लिखा हूँ। देन डिवाइड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द सिस्टम 2 बाई a11 एंड देन वी सब्ट्रैक्ट, फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे, देख रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दिस इक्वेशन आफ्टर मल्टीप्लाइड बाई A21। तो सब्ट्रैक्ट तो कीजिएगा, लेकिन उसमें आप क्या कीजिएगा, उससे पहले A21 को मल्टीप्लाई कीजिएगा। और नेक्स्ट स्टेप में, है ना, नेक्स्ट स्टेप में थर्ड कॉलम को अलग करने के लिए, उसमें 0 लाने के लिए उसमें A31 कीजिएगा, क्या कीजिएगा, A31 कीजिएगा। फिर एकदम लास्ट में क्या कीजिएगा, an1 कीजिएगा, डॉट an1। तो ये कैसे होगा, सेकंड में आप लोग इस चीज़ को कीजिएगा, और थर्ड में आप लोग इस चीज़ को कीजिएगा, थर्ड इक्वेशन में, और nth इक्वेशन में आप लोग an1 मल्टीप्लाइड करने के बाद फिर आप जो है कि उस Rn माइनस 1 कीजिएगा, क्या कीजिएगा, Rn माइनस 1 कीजिएगा। मतलब उससे जस्ट पहले वाला जो है कि इक्वेशन का वैल्यू तो लिखिएगा, समझ रहे ना। यही प्रोसेस अपनाना है। तो nth तक अपनाएंगे, सेकेंड थर्ड डॉट 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 nth इक्वेशन तक अपनाएंगे ऑफ द सिस्टम ऑफ 2, है ना, इस सिस्टम ऑफ 2 में अपनाएंगे रिस्पेक्टिवली, देन वी गेट। तो फिर हम लोग को ये चीज़ हासिल हो जाएगा, देखिए समझ गए। चलिए अब इसके बाद हम लोग जो है कि सेकेंड स्टेप को लिखेंगे।
तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। चलिए देखिए फर्स्ट स्टेप तो कर दिए, अब सेकेंड स्टेप में करना क्या है बच्चों। देखिए हमारा फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा, ठीक। तो और सेकेंड स्टेप में जो हमारा सेकेंड रो है, ठीक है, उसमें जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे पहले वाला थर्ड इक्वेशन में आप देखिए यहाँ पर a22 का डैश था, a22 का डैश था, उसको जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। इज नॉट इक्वल टू जीरो, a22 डैश जीरो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर इसको 1 बनाना, जो कि यहाँ पर बन चुका है इक्वेशन 4 में। तो कैसे बनाना देखिए, देन डिवाइड द सेकेंड इक्वेशन ऑफ द सिस्टम 3 में करेंगे बाय a22 का डैश को डिवाइड कर देंगे, a22 का डैश को a22 के डैश से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और a23 का डैश था वहाँ पर, उसको a23 का डैश को अगर a22 से डिवाइड करेंगे, a22 का डैश से डिवाइड करेंगे तो कुछ नया कांस्टेंट आएगा, कोफिशिएंट आएगा, उसको a23 का डैश बोल रहा है, a23 का डबल डैश बोल रहा है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी वही काम करेंगे, वहाँ पर a2n का एक डैश था, उसको अगर a22 के एक डैश से डिवाइड करेंगे तो a2n का डबल डैश हो जाएगा। फिर इसमें भी वही होगा क्योंकि इसमें भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार से ये प्रोसीजर चलते रहेगा। तो ये हमारा इक्वेशन हमको मिलेगा, इक्वेशन नंबर 4, सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिलेगा। और ठीक इसके बाद फिर इसमें हम दोबारा से जो है कि चेंजेस लाएंगे। मतलब आप देख सकते हैं एक तरफ का जो है कि जीरो होते जा रहा है, एक तरफ का जीरो होते जा रहा है और इधर वाला बच रहा है, ठीक है। तो रिपीटिंग दिस प्रोसेस देन वी गेट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एज फॉलोज। तो अगर मान लीजिए फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को रॉ इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 1 को एज इट इज रखेंगे और इक्वेशन 3 में जो a33 है उसको हटाने के लिए फिर a33 से ही डिवाइड करेंगे। लेकिन याद रखिएगा a33 का जो डबल डैश है वो जीरो नहीं होना चाहिए, फिर इसको उसी से डिवाइड करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, a33 जो यहाँ पर a3n होगा, ठीक है ना। तो a3n का, है ना, a3n का क्या होगा, डबल डैश को फिर a33 से डिवाइड करेंगे तो फिर एक यहाँ पर a3n का ट्रिपल डैश आएगा। तो फिर ये प्रोसेस चलेगा, फिर 4 बार डैश 5 बार डैश चलते रहेगा, ठीक है। तो कितना बार डैश करेंगे, कितना बार डैश करने का फिर जगह नहीं ना बचेगा। इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, एक नया कोफिशिएंट मान लेंगे। जैसे कि a23 को हम लोग एक नया कोफिशिएंट मान लिए, a12 का जो डैश है उसको हम लोग मान लेते चलिए c12, ठीक है। a13 का जो डैश है उसको मान लेते c13, a23 का जो डबल डैश है उसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, c23, है ना, ऐसा मान लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लोग को लंबा चौड़ा एक फार्मूला नहीं मिलेगा, एक जनरल फार्मूला मिलेगा, ठीक है। जैसे नहीं तो फिर क्या होगा, ट्रिपल डैश 4 बार डैश 5 बार डैश ऐसा होते रहेगा। तो रिपीटिंग दिस प्रोसेस देन वी गेट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एज फॉलोज। देखिए ये हमको मिलेगा x1 c12 a12 का डैश की जगह पर फिर ये पर मिलेगा, ये पूरा मिल गया। ये मान लीजिए b1 डैश को d1 मान लिया मैंने, ठीक है ना। x2 तो है ही और a23 डबल डैश को हम लोग c23 मान लिया, ठीक है ना। ये चलते रहा, b2 डबल डैश को हम लोग d2 मान लिया। तो आप देख सकते बाबू, ये देखिए ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। ये जैसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसके नीचे वाला हटा, फिर इसके नीचे वाला हटेगा, फिर इसके नीचे वाला हटेगा, फिर इसके नीचे वाला हटेगा, तो फिर लास्ट में फिर एक तो एलिमेंट बचेगा ना, तो कि उसके नीचे वाला फिर हटा नहीं सकते। जैसे कि देखिए यहाँ पर CNN XN बचा है तो इसके नीचे वाला एलिमेंट को हटा नहीं सकते क्योंकि यहीं तक ही है, समझ रहे ना। तो ये एक बन गया क्या, देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया ना। तो यही यहाँ पर हम लोग को लाना था, ठीक है ना। तो चलिए आगे का हम लोग एक इसके बाद जो लाइन है वो मैं आपको बोल के लिखवा देता हूँ क्योंकि अब बहुत समय लग जाएगा नहीं तो फिर। द अबव फॉर्म, द अबव फॉर्म इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर सिस्टम, है ना। लिखिए द अबव फॉर्म इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर सिस्टम, ठीक है। ये हो गया, कॉमा दीजिए, बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, बैकवर्ड नहीं, बाय बैक सब्स्टिट्यूशन वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। बाय बैक सब्स्टिट्यूशन वी कैन फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस। तो कैसे आप बैकवर्ड सॉल्यूशन से निकालेंगे, तो देखिए CNN XN, तो यहाँ पर देखिए CNN XN बराबर क्या हो जाएगा, DN। तो हमको xn चाहिए तो xn बराबर क्या हो जाएगा, dn बटा CNN। ये हमारा xn निकल गया। अब ये ठीक इसी प्रकार से सेकेंड इक्वेशन में हम लोग फिर xn का वैल्यू पुट करेंगे, xn का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को x3 का वैल्यू मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना।
है ना। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, जब xn और x3 का वैल्यू मिल जाएगा तो xn का वैल्यू पुट कर देंगे और c3 का वैल्यू पुट कर x3 का वैल्यू पुट कर देंगे, फिर हम लोग x2 का वैल्यू मिल जाएगा। फिर से समझिए, देखिए हम लोग xn का वैल्यू मिल गया, अब इसमें हम पुट कर देते हैं xn का वैल्यू, पुट कर देंगे तो x3 का वैल्यू मिल जाएगा। अब x3 और xn का वैल्यू जब मिल जाएगा तो xn का वैल्यू पुट कर देंगे और x3 का वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर x2 का मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार से फिर हम लोग उसके आगे वाले पीछे से आगे की और पीछे से मतलब नीचे से ऊपर की और हम लोग जो है कि वैल्यू सब पुट करते जाएंगे। हम लोग को जो है कि x1 x2 x3 का वैल्यू मिलते चला जाएगा, मतलब उल्टा तरफ से xn फिर xn-1 का मिलेगा, डॉट 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 x3 का मिलेगा, x2 का मिलेगा, x1 का मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा बाबू। ठीक है, तो आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अगर कहीं दिक्कत है बाबू, ठीक है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और खैर हमको नहीं लगता है कि कमेंट करने की आपको आवश्यकता होगी, क्योंकि इसका जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो बड़ा ही आसान है, बहुत ही ईजी तरीके से बनता है। ठीक है, ये तो आता है आपके एग्जाम में, ठीक है, इसीलिए मैंने बताया। और एक बात, ये गॉस एलिमिनेशन मेथड है, गॉस एलिमिनेशन एंड बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड है। और एक पढ़ेंगे गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड में जैसे यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर बनाए, वहाँ पर अपर ट्रायंगुलर भी नहीं बनाना है और लोअर ट्रायंगुलर भी नहीं बनाना, वहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स बनाना, मतलब ऊपर वाला भी खत्म नीचे वाला भी खत्म, सिर्फ जो है कि डायगोनल मेरा जिंदा रहेगा। और उसी की मदद से हम लोग डायरेक्ट, कोई बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा गॉस जॉर्डन में। यहाँ पर देखिए थोड़ा स्टेप लगता है थोड़ा सा, लेकिन गॉस जॉर्डन में फटाक से जो है कि आंसर निकल जाता है, एक ही स्टेप में निकल जाता है। ठीक है ना, मतलब उसके लिए भी कुछ उपाय करना पड़ता है, जैसे R1 में क्या जोड़े, R2 में क्या जोड़े, क्या घटाए, वो सब काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आशा है कि आपको ये सब चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, लेक्चर नंबर 2, तो चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, जहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।